हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है रूल्स ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। जब एसेट्स का एडमिशन के टाइम पर या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग के टाइम पर एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू किया जाता है या रीअसेस किया जाता है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज एडजस्टेड थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट और पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट और पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट दोनों सेम है, केवल नाम का फ़र्क है, दोनों में कोई चेंज नहीं है। तो सबसे पहले क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला रूल है व्हेन वैल्यू ऑफ एसेट्स इज डेप्रीशिएटेड और डिक्रीज्ड, तो इसकी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ईच एसेट्स। ईच एसेट्स का मतलब है कि जिन जिन एसेट्स की वैल्यू कम होगी उन सब के यहाँ पर नाम आ जाते हैं। वैल्यू डिक्रीज्ड सबसे पहली एंट्री। अब दूसरी एंट्री है व्हेन वैल्यू ऑफ एसेट्स इज एप्रिशिएटेड। व्हेन वैल्यू ऑफ एसेट्स इज एप्रिशिएटेड, एप्रिशिएटेड और इंक्रीज्ड, एक ही बात है। और इसकी एंट्री हो जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज्ड। दो रूल हो गए। तीसरा रूल है व्हेन लायबिलिटीज आर इंक्रीजिंग। व्हेन लायबिलिटीज आर इंक्रीजिंग, एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इंक्रीज्ड। रूल नंबर 4, जब लायबिलिटीज की वैल्यू कम होती है। व्हेन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज आर डिक्रीजिंग, तो एंट्री हो जाएगी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन लायबिलिटीज डिक्रीज्ड। ये हमारे 4 रूल हो गए। अब 5वां रूल है व्हेन स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। व्हेन स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, मान लीजिए स्टॉक का वैल्यू ज़्यादा दिखाया गया तो इसका मतलब है स्टॉक की वैल्यू हमें कम करनी पड़ेगी। तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट
stock, being stock overvalued. नेक्स्ट रूल नंबर 6 है when stock is undervalued. अंडरवैल्यूड का मतलब है कि स्टॉक की वैल्यू कम दिखाई गई है, तो हमें स्टॉक की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। तो एंट्री हो जाएगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। स्टॉक इंक्रीज्ड। अब रूल नंबर 7, रिवॉल्यूशन एक्सपेंसेस, रिवॉल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर। तो एंट्री हो जाएगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उस पार्टनर का नाम आ जाएगा, ब्रैकेट में एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर। रूल नंबर 8, सैलरी आउटस्टैंडिंग और पेएबल। इसकी एंट्री हो जाएगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, और नरेशन में हो जाएगा सैलरी आउटस्टैंडिंग। 8 रूल हो गए। इसके बाद आएगा रूल नंबर 9, प्रीपेड इंश्योरेंस और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। फॉर प्रीपेड इंश्योरेंस और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, तो इसकी एंट्री हो जाएगी प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। नरेशन में प्रीपेड इंश्योरेंस रिकॉर्डेड। नेक्स्ट रूल है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। व्हेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आर इंक्रीजिंग। जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज होते हैं तो डेटर हमारे डिक्रीज हो जाते हैं, और इसकी एंट्री होगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स recorded
Rule number 11, when provision for doubtful debts are decreasing, जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डिक्रीज होंगे तो डेटर हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। तो एंट्री हो जाएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और नरेशन में लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डिक्रीज्ड। रूल नंबर 11। और नेक्स्ट है रूल नंबर 12। When unrecorded assets are recorded, कोई ऐसी एसेट्स है जो बुक्स में नहीं दिखाई गई है, अब हमें उसे रिकॉर्ड करना है, तो इसका मतलब हमारी एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगी। तो एंट्री हो जाएगी एसेट्स, उस पर्टिकुलर उस एसेट्स का नाम लिखेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन अनरिकॉर्डेड एसेट्स रिकॉर्डेड। रूल नंबर 13, व्हेन unrecorded liabilities are recorded, तो इसका मतलब हमारी लायबिलिटीज बढ़ रही है। तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। और नरेशन में अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज रिकॉर्डेड। इस तरीके से हमने ये मेन सारी एंट्रीज डिस्कस कर दी है। अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके जो प्रॉफिट या लॉस आता है, फिर हम उस प्रॉफिट या लॉस की एंट्री करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पर जो प्रॉफिट आएगा, रूल नंबर 14, फॉर रूल नंबर 14 फॉर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट जब प्रॉफिट दिखाता है तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को ओल्ड रेशो में बांट देते हैं और एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। रूल नंबर 15 फॉर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अगर हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस दिखाता है तो एंट्री रिवर्ट हो जाएगी, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट।
इस तरीके से हमने रिवॉल्यूशन अकाउंट से रिलेटेड जो भी बेस्ट पॉसिबल एंट्रीज़ हो सकती है वो हमने सारी डिस्कस कर ली हैं। इसके बाद हम रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट का एक बहुत ही इजी तरीका है कि डिक्रीज इन एसेट्स डेबिट में आएंगी, डिक्रीज इन एसेट्स डेबिट में आएंगी, और इंक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट में, इंक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट में आएगी। अब डिक्रीज इन एसेट डेबिट में है तो इंक्रीज इन लायबिलिटीज डेबिट में आएगी, इंक्रीज इन लायबिलिटीज। ये हमें फॉर्मेट दिमाग में सेट करना पड़ेगा। और इंक्रीज इन एसेट्स है तो डिक्रीज इन लायबिलिटीज इधर आएगी क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट में, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट में, यानी कि हमारे डेटर बढ़ जाएंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट में आएगी, और प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्रेडिट में आते हैं। स्टॉक ओवर वैल्यूड, स्टॉक ओवर वैल्यू डेबिट में आएंगे क्योंकि हमें उन्हें कम करना है, और स्टॉक अंडर वैल्यूड, स्टॉक अंडर वैल्यूड क्रेडिट में आते हैं। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज डेबिट में आएगी, और अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्रेडिट में आएगी। और अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दे देती है कि बैड डेट्स ₹500, तो वो बैड डेट्स भी डेबिट में आते हैं। 2 बैड डेट्स, अगर कोई रुपया मारा गया है वो भी डेबिट में आ जाते हैं। इस तरीके से अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का कम है, तो प्रॉफिट आएगा, और इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो में बांटते हैं, दोनों को डिवाइड करके बाहर आ जाएगा। और अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का कम है, तो लॉस आएगा। इस लॉस को भी ओल्ड रेशो में बांट देते हैं, और जो भी पार्टनर हैं उनमें आपस में डिवाइड करके इस तरीके से हमारा ये रिवॉल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिवॉल्यूशन अकाउंट है, क्योंकि जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उनमें सबसे पहले एडमिशन में रिवॉल्यूशन अकाउंट ही बनाया जाता है। तो मैं एक बार फिर दोबारा बताना चाहूँगा कि रिवॉल्यूशन अकाउंट का ये फॉर्मेट हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि डिक्रीज इन एसेट्स को डेबिट में दिखाएंगे, इंक्रीज इन एसेट्स को क्रेडिट में। इंक्रीज इन लायबिलिटीज डेबिट में आएगा तो डिक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिट में आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट में, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट में। आउटस्टैंडिंग सैलरी या एक्सपेंसेस डेबिट में आएंगे, और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्रेडिट में आते हैं। स्टॉक ओवर वैल्यूड डेबिट में आएगा, स्टॉक अंडर वैल्यूड क्रेडिट में आएगा। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी डेबिट में आएगी, और अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्रेडिट में आएगी। इस तरीके से अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का कम है, तो हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं, और अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, तो लॉस आता है। तो प्रॉफिट या लॉस को हम ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। इस तरीके से आज के इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे ये रूल्स की वीडियो कंप्लीट हो गई है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।